नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हिंदी कहानियाँ जो हमारे सिलेबस में लगी हुई 21 कहानियाँ हैं उनको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम 4 शुरुआती कहानियों का जिक्र करेंगे, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, वो कब प्रकाशित हुई थी और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो 4 कहानियाँ मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ वो तो 2 है बंग महिला की लिखी हुई। पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरी है दुलाई वाली, तीसरी कहानी है ये जो एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की कहानी है वो भी क्योंकि सिलेबस में लगी हुई है, और चौथी है आपकी कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। तो ये 4 कहानियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इस फॉर्मेट के आधार पर आपकी पूरी कहानियाँ जो है इसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी क्या हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये कहानी आप लोग जानते हैं, दुलाई माफ़ कीजिएगा बंग महिला, जिनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला के नाम से विख्यात हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें इनकी जो कहानी है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1904 में और सरस्वती पत्रिका में। तो हो सकता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका प्रकाशन से बन जाए। 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। ये जो कहानी है, ये मूल कथ्य, ये दरअसल उस समय 1904 के समय, क्योंकि निश्चित रूप से अंग्रेज़ों का राज था भारत पर, तो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पर चोट ये कहानी करती है। हालांकि इस कहानी को लेकर के तो पहला विवाद यही है कि ये कहानी है भी या नहीं। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि भाई ये तो एक रोचक निबंध की शैली में लिखा हुआ जो है एक गद्यात्मक रचना है। तो लेकिन कहानी के अंदर ही इसे शामिल किया जाता है। तो मूल कथ्य आप इसे कहेंगे इसमें कि कह सकते हैं आप राजनीतिक व्यवस्था पर चोट, इसका जो मूल कथ्य है राजनीतिक व्यवस्था पर चोट करती है ये कहानी। और इसकी सबसे खासियत ये है कि ये जो कहानी है ये पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है, यानी कि इसमें जो लेखिका है वो बात करती है चंद्रदेव को, यानी कि चंद्रमा को जो है ये एक पत्र लिखती है। इस कहानी में एक पूरा पत्र लिखती है और उसमें बताती है कि क्या क्या किस तरह से। तो एक व्यंग्य प्रधान कहानी आप इसे कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको पत्रात्मक शैली, ठीक है। और इसमें कोई पात्र उस तरह से नहीं है, केवल 2 पात्र आप लिख सकते हैं। पहले तो है पात्रों में, पहला पात्र है आपके लेखिका स्वयं, यानी मैं भी आप कह सकते हैं क्योंकि उत्तम पुरुष शैली में लिखी हुई कहानी है, और दूसरे हैं स्वयं चंद्रदेव, और चंद्रदेव को वो पत्र लिख रही है इस तरह से। तो इस कहानी में पहला जो आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, राजनीतिक व्यवस्था पर चोट किस तरह से करती है। पहली जो बात है वो तो ये है आपका, इसको कह सकते हैं जातिगत पक्षपात, क्योंकि उस समय की अंग्रेज सरकार भारतीयों के साथ जो पक्षपात करती थी सरकारी नौकरियों में या अन्य सुविधाओं के मामले में, उसको लेकर के व्यंग्य किया हुआ है। लेखिका इसमें लिखती है कि भाई जिस तरह से देवताओं ने असुरों के साथ और अन्य लोगों के साथ जो भेदभाव किया, ठीक है ना, जो पक्षपात किया, यानी अमृत खुद पी लिया और बाकियों को वो सारा अमृत नहीं दिया, ठीक उसी तरह से अंग्रेज़ भी हमारे साथ कर रहे होते हैं कि सरकारी नौकरियां और सारी सुविधाएं खुद ले लेते हैं। इसका कथन भी साथ में रेफरेंस भी मैं नीचे देता रहूँगा वीडियो में, तो उसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है जातिगत पक्षपात। अच्छा, दूसरी इसमें जो बात है वो है आपका भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, यानी जो भारतीय शिक्षित युवा था, उसकी दयनीय स्थिति पर भी जो है विचार किया गया है। उसमें किस तरह से किया गया है कि जो उस समय के जो बाकी अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए अधिकारी होते थे वो तो पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते थे, यानी बिजली का यूज़ कर लिया और फट से वो काम कर लिया। और हमारे जो भारतीय शिक्षित युवा होते थे वो एक तरह से काठ का पुतला बन करके उनका मुंह देखते रहते थे। ये वाक्य भी इस कहानी में आता है इस तरह से। अगला पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से जो भौतिकवादी सभ्यता यानी भौतिकवादी संस्कृति
का प्रसार उस समय की राजधानी कलकत्ता में हो रहा था। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो किस तरह से कलकत्ता को डेवलप किया जा रहा था पूरी तरह से एक भौतिकवादी नज़रिए को देखते हुए, उस पर भी लेखिका ने कहा है। चंद्रदेव से वो कहती है कि भाई आप देवताओं की जो नगरी है अमरावती, वो हमारी कलकत्ता के सामने अब कुछ भी नहीं है। आपका जो नंदन वन है, नंदन कानन है, वो अब आप हमारे ईडन गार्डन्स के सामने कुछ नहीं है। ईडन गार्डन वही जो आज क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा है कोलकाता का, उस समय शायद वो बन रहा होगा। तो लेखिका ने उस पर भी चोट करी है कि भाई आपका जो नंदन वन है, जो स्वर्ग का उद्यान कहा जाता है, वो हमारे यहाँ के ईडन गार्डन की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की चोट यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी भाषा शैली में आपको ये ध्यान रखना है कि तत्सम प्रधान शैली भी है, तद्भव शैलियों का भी वर्णन मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी अंग्रेजी प्रधान शब्दों का यहाँ पर प्रयोग मिलता है ना। तो गवर्नमेंट जैसे शब्द और इस तरह के शब्द खूब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तत्सम प्रधान शैली में लिखी हुई रचना है। पत्रात्मक शैली है, मैं और चंद्रदेव दो पात्र हैं। इसके अलावा आपको कोई बहुत ऐसे तथ्य इसमें नहीं है जो छूट जाएगा। दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी हमारे पास है, उसका नाम है दुलाई वाली। इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पात्र को लेकर ही प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि वंशीधर इसमें से किस कहानी का पात्र है, तो दुलाई वाली कहानी का ही वो पात्र था। और लेखिका हैं इसकी, रचनाकार हैं बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र भाला घोष इनका मूल नाम है। तो बंग महिला की रचना है दुलाई वाली, और इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1907 में, और ये छपी थी सरस्वती पत्रिका में। उस समय की नामी पत्रिका सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। मूल कथ्य इसका क्या है? मूल कथ्य इसका कोई बहुत है ना, कोई उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पर चोट करना या इस तरह का कोई सामाजिक जो है मुद्दा उठाना, इस तरह का कोई उसमें उद्देश्य कहानी में नहीं दिखता। आप इसे कह सकते हैं कि पूर्णतः मनोरंजन प्रधान कहानी ये है कि मनोरंजन की शैली में और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी हुई कहानी है। तो आप इसको कह सकते हैं मनोरंजन प्रधान शैली, मनोरंजन परक कहानी आप इसे कह सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य इस कहानी का दिखता नहीं है, केवल प्योर एंटरटेनमेंट के पर्पस से लिखी हुई एक बहुत कह सकते हैं रोचक कहानी है। अच्छा, इसके जो पात्र हैं, इसमें पहला पात्र है आपका वंशीधर, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है। वंशीधर की पत्नी है जानकी देई, जानकी देई, और जानकी देई की बहन का नाम है सीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शायद आपके लिए ना हो, ये बहुत गौण पात्र आप इसको कह सकते हैं। मूलतः दो ही पात्र आपको ध्यान रखने हैं, एक वंशीधर और दूसरे हैं इन्हीं के मामा ममेरे भाई भी हैं और इन्हीं के जो है मित्र भी हैं। इनका नाम है नवल किशोर। ये दो इसमें मुख्य पात्र हैं, बाकी गौण पात्र हैं वो आपके लिए शायद परीक्षा में पूछा भी ना जाए। इनकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम कहानी में नहीं मिलता है, तो इन्हें पत्नी ही हम लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पात्र हैं जो रेल यात्रा में इनके साथ मिलते हैं। तो इस तरह से ये पात्र इसमें हैं। अच्छा, कहानी में होता क्या है, थोड़ा सा समरी भी देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है आपके बनारस से और इलाहाबाद की यात्रा के बीच का ये वर्णन मिलता है। इसमें क्या है कि वंशीधर नवल किशोर जो है, नवल किशोर और वंशीधर के दोनों के परिवार को बनारस से इलाहाबाद जाना होता है। तो वंशीधर अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर नवल किशोर महाशय मौजूद नहीं मिलते, उन्हें नहीं दिखाई देते, और चल पड़ती है गाड़ी। और गाड़ी चल पड़ती है और फिर भी ये उन्हें पूरे स्टेशन में देख रहे होते हैं और ये लेकिन मिलते नहीं है। फिर क्या होता है कि यात्रा के दौरान एक दुलाई वाली का अर्थ क्या है, घूंघट वाली। तो घूंघट वाली एक महिला इनके बीच आकर के बैठती है, इनसे बातें करती है, इनको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करती है, और इन्हें लगता है कि भाई दिखने में तो ये बहुत सभ्य और इस तरह की महिला लग रही थी, लेकिन इनकी जो है हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ऐसा धीरे धीरे बात आगे चलती है और अंततः पता ये चलता है कि ये दुलाई वाली जो है ये और कोई नहीं, स्वयं नवल किशोर महाशय हैं। ये इनके साथ जो है मजाक कर रहे थे, एक तरह का जो है अपने मित्र के साथ मजाक कर रहे थे। यही इस कहानी का इसी बिंदु पर फिर ये दोनों मिलते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इसी बिंदु पर कहानी समाप्त होती है। पूर्णतः मनोरंजन प्रधान शैली है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली तो इसकी भाषा है। भाषा में क्या है कि इसमें जो बनारसी तत्व आप कह सकते हैं या बनारसी मिठास भाषा में देखने को मिलती है। और बनारस का
जो लोक आपको जो है वहाँ की उस कहानी की भाषा में या उस कहानी की घटनाओं में देखने को मिलता है। दूसरी जो रेलवे में जो जिस तरीके की बातें करते हैं या जो रेल यात्री होते हैं, रेलगाड़ी की जो सहज वार्ताएं होती हैं, इसका भी खूब जो है यहाँ पर चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कहानी में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, पात्र आपको ध्यान रखने हैं क्या क्या होता है वो, और मनोरंजन परक कहानी है, प्योर एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखी हुई कहानी है। चलिए अगली कहानी है हमारे पास एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे जी की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। और ये आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में काफ़ी विवाद और विमर्श के बाद इसे हिंदी की पहली कहानी जो है मान लिया गया है, इसे पहली कहानी माना जाता है हिंदी की। और काफ़ी विवाद हिंदी की पहली कहानी को लेकर हुए हैं, लेकिन अब कोई विवाद इसको लेकर नहीं है कि ये हिंदी की पहली कहानी है। रचयिता माधवराव सप्रे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 और ये छपी थी छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका में। छत्तीसगढ़ मित्र कहानी की ये छपी है। तो इस कहानी में दो पात्र आप मुख्यतः रख सकते हैं, दोनों का पात्र का नाम भी कुछ नहीं है, तो आप इस बात को लेकर भी निश्चिंत हो सकते हैं कि पात्र को लेकर कोई सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो एक तो पात्र है जमींदार और एक है वृद्ध विधवा, तो उसका नाम भी कुछ नहीं है कहानी में। वृद्ध विधवा बड़े छोटे आकार की कहानी है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत सिलेबस की सबसे छोटी कहानी आप इसे कह सकते हैं आकार की दृष्टि से। तो इसका मूल कथ्य क्या है कि ज़मींदार की ज़मीन पर पड़ती है वृद्ध विधवा की झोपड़ी पूरी एक, और ज़मींदार साहब पूरा उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं और अपने धनबल का प्रयोग करके, अपने बाहुबल का प्रयोग करके वो इसकी झोपड़ी पर अपना अधिकार कर भी लेते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है कि वृद्ध विधवा चाहती है कि वो एक टोकरी भर मिट्टी अपनी झोपड़ी से उठाकर ले जाए, ताकि वो उस मिट्टी से, जहाँ भी है वो अब दूसरी जगह पर रह रही है, वहाँ पर उसमें एक चूल्हा बना ले उस मिट्टी से। तो फिर वो उसे उठाने जाती है उसकी परमिशन के बाद, और फिर वो उठाने की कोशिश करती है और वो कहती है ज़मींदार साहब आप भी उठा करके देख लीजिए। ज़मींदार साहब उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे उठता नहीं है, और अंत में विधवा कहती है कि भाई जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रही तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इतनी बड़ी झोपड़ी आपके लिए छोड़ दूंगी। और इसी के साथ ज़मींदार साहब का हृदय परिवर्तन होता है और वो उसको उसकी झोपड़ी लौटा देते हैं। तो इस ज़मींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। बड़ी आदर्शवादी किस्म की कहानी आपको लग रही होगी, और है भी, क्योंकि उस समय हिंदी कहानी 1901 के समय में बहुत मैच्योर नहीं हुई थी, तो आपको बड़े आदर्शवादी किस्म की और हृदय परिवर्तन जैसी टेंडेंसीज उस समय की कहानी में देखने को मिलती हैं। तो मूल कथ्य आप कह सकते हैं कि जमींदार का हृदय परिवर्तन, या कह सकते हैं आदर्शवाद ही इसका मूल कथ्य है। आदर्शवादी दृष्टिकोण, बहुत छोटे आकार की कहानी है। आदर्शवादी दृष्टिकोण कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कोई बहुत विशेष इस कहानी से मुझे देखने को तो मुझे तो नहीं लगता कि होगा। हाँ, एक कहानी जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य इसके बारे में है कि हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को मान लिया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। तो आज की हमारी अंतिम कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह रचनाकार हैं इसके। तो कानों में कंगना कहानी का नाम है। कानों में कंगना ये कहानी है, और राधिका रमण ये इसके रचनाकार हैं। प्रकाशन वर्ष इसका है 1913 में 1913 में ये इंदु पत्रिका में शायद प्रकाशित हुई थी। हाँ, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है। जितने भी रचनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं उनमें से आपको सभी के प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन किस पत्रिका में सबसे पहले हुई थी ये भी अब आपको याद रखना है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, तो कहानियों में कम से कम आप इस चीज़ का ध्यान रखें
तो मूल कथ्य इसका क्या है? कानों में कंगना ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। द्विवेदी युग की कहानी है, 1913, हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की कुछ जो उस समय की जो ट्रेंड्स हैं, साहित्य के ट्रेंड्स हैं, उस समय की सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है कि उस समय भारत में, क्योंकि नवजागरण के दौर से भारत गुजर रहा था, तो साहित्य में एक तरह का सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वही उस समय की कहानियों में भी देखने को मिलता है और कानों में कंगना में भी उसी तरह का जो है आपको देखने को मिलता है कि ये भी एक शिक्षा देने की कोशिश आपको लगती है इस कहानी में पूरी तरह से उसमें छुपी हुई है कि शिक्षा देना ही जो है इसमें रचनाकार राधिका रमन का उद्देश्य है। तो पात्र इसमें देखेंगे कि पहले तो पात्र हैं आपके योगीश्वर। योगीश्वर अगले हैं इसमें योगीश्वर हैं। इसके बाद इनकी एक पुत्री है किरण और योगीश्वर का ही एक शिष्य है नरेंद्र। योगेश्वर का ही शिष्य है नरेंद्र। नरेंद्र का मित्र है मोहन। ठीक है। नरेंद्र विद्या ग्रहण करता है योगेश्वर से, यानी योगेश्वर इनके गुरु हैं। और वे फिर नरेंद्र जो है जब अपनी गुरु दक्षिणा देता है योगेश्वर को, तो उसमें जो है एक तरह से कंगन भी उसमें शामिल होते हैं और कंगन किरण जो है उसको ले लेती है। नरेंद्र किरण को पसंद करने लगता है तो योगेश्वर किरण और नरेंद्र का विवाह करवा देते हैं, तो इनकी तो हो जाती है शादी। इसके बाद क्या होता है, ये इससे प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह का कह सकते हैं आप आवारा किस्म का एक व्यक्ति होता है जिसका अपनी वासनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बाद में क्या होता है कि ये जो है मोहित हो जाता है किन्नरी के सौंदर्य पर, क्योंकि ये नृत्य देखने गया था मोहन के यहाँ पर। मोहन इसका दोस्त है और वहाँ इसे किन्नरी बहुत पसंद आ जाती है। तो नरेंद्र इसके कह सकते हैं कि इसके सौंदर्य पर मोहित है और ये क्या करता है कि अपना पूरा घर जो है, अपने पूरे घर का पूरा कह सकते हैं अपना घर बर्बाद कर देता है इस किन्नरी के जो है मुंह में पड़ करके, और पूरे हीरे जवाहरात सब कुछ जो है लुटा देता है एक तरह से। और अंत में जब कुछ नहीं बचता तो वही कानों में कंगन जो उस समय दिए थे इसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में, तो और जो किरण ने पहन लिए थे, तो किरण उसे अंत में नरेंद्र को वो भी दे देती है और किरण की मृत्यु हो जाती है इसमें। तो किरण की मृत्यु होने के बाद नरेंद्र को जो है एक तरह से होश आता है, उसके अंदर जागता है कि ये मैंने बहुत गलत किया है, और इसमें उसके बाद ये इसी हृदय परिवर्तन इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अच्छा, इस कहानी की विशेषता क्या है कि इसकी जो कहानी जो कह रहा है नरेंद्र खुद अपनी कहानी बता रहा है। तो एक तरह से मैं वाली शैली, जिसको कह सकते हैं उत्तम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली, यानी कि जब रचनाकार या जो पात्र है वो खुद अपनी कहानी बताने लगे तो उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष शैली, यानी मैं वाली शैली जो है उसे उत्तम पुरुष शैली कहा जाता है। तो नरेंद्र खुद कथावाचक है और वो अपनी कहानी खुद इसके माध्यम से बताता है। कहानी मैंने आपको बता दी है। तो शिक्षाप्रद और सुधारवादी किस्म का दृष्टिकोण इसमें दिखाई देता है। ये इस कहानी का जो है मुख्य उद्देश्य दिखता है। तो ये थी हमारी आज की 4 कहानियाँ। अगली 5 कहानियाँ या 4 या 5 कहानियाँ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।